16 फरवरी 2017 को एक महिला और उसके साथ एक पुरुष को पुलिस लेकर उसके ही घर आती है। घर आने के बाद द मेन गेट खोला जाता है और जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं, जो महिला होती है सेफ्टी टैंक के पास खड़ी हो जाती है और जो पुरुष होता है वह सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाता है। पुलिस भी उसके साथ ऊपर जाती है और पुलिस ये सोच रही थी कि शायद वह हमको कुछ ऊपर दिखाने ले जा रहा है, जिस वजह से पुलिस उसको ऊपर जाने देती है और पुलिस भी उसके साथ ऊपर जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, पहले तो वो छत पर इधर-उधर टहलता है और मौका पाते ही वह छत से छलांग लगा देता है। छत जो उसका घर था, उसके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा नाला था और उस नाले के उधर फील्ड था। मतलब किसी का घर नहीं बना हुआ था, मतलब भागने की एक अच्छी जगह थी। वह व्यक्ति दीवार से छलांग लगाता है और नाले में गिरता है। नाले में गिरने के बाद वो भागने लगता है, निकलकर वो भागने लगता है। अब पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस व्यक्ति का वो पीछा कर सकें, उस व्यक्ति को पकड़ सकें, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही बुरी कंडीशन में था और पुलिस कोशिश भी करती है, काफ़ी हद तक उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुलिस की चंगुल से भाग जाता है। और ये फरवरी आएगी 2026 तो 9 वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष से वो लापता है। अभी तक पुलिस उसकी तलाश में है, शायद जल्द ही उसको पकड़ ले, पर अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। अब जो महिला थी, पुलिस नीचे उतर के आती है, उस महिला से पूछती है, जो व्यक्ति 4 महीने से लापता है, उसके साथ तुम दोनों ने क्या किया? वो सेप्टिक टैंक की तरफ बस इशारा करती है। सेप्टिक टैंक को खोला जाता है, नगर पालिका वाले आते हैं, सफाई करते हैं और उसमें से एक आदमी की लाश 3 टुकड़ों में मिलती है। लाश निकालने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर उस महिला को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और कस्टडी में लेने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, उस पर बहुत ही ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ करती है। तो वह सारा घटनाक्रम अपने शब्दों में, पहले तो वो मना करती है, लेकिन बाद में वह पूरा घटनाक्रम बताती है कि क्या हुआ उसके साथ और वो कौन था जिसकी उस सेप्टिक टैंक में डेड बॉडी मिली और जो व्यक्ति भाग गया वो व्यक्ति कौन था? ऐसी क्या वजह थी कि इस महिला को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था और वो व्यक्ति कौन था जिसकी लाश मिली उस सेप्टिक टैंक के अंदर? आइए हम लोग इस कहानी के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरी पूरी वीडियो देखा करिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक घटना लेकर आई हूँ और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहाँ शिव सक्सेना अपने मामा के घर रहता था। और वह अपने मामा के घर क्यों रहता था, इसके पीछे भी एक कहानी है। शिव सक्सेना अमरोहा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अमरोहा का रहने वाला है। जब वह 13 वर्ष का था तभी रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई और उसकी जो माता होती हैं वो मानसिक रूप से हो जाती हैं और उनकी भी कुछ सालों बाद मौत हो जाती है। अब शिव सक्सेना एक इकलौता लड़का था, इसके ना कोई भाई ना बहन। अब ये घर में बहुत ज्यादा अकेला हो गया। उसके मामा जनक राज उसको लखनऊ लेकर आ जाते हैं। वो लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर सी में रहते हैं। अब इसकी पढ़ाई लिखाई सारी लखनऊ से होती है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद शिवा प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। तब उसके मामा को लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी सेटल भी हो चुका है, जॉब भी कर रहा है, तो इसकी शादी कर देंगे तो ये अपना घर परिवार बसाएगा, अपनी जिंदगी खुशहाल जिएगा। तो उसकी शादी लखनऊ में ही रहने वाली मधु कुमारी उर्फ डॉली से तय कर दी जाती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल थी और शादी के करीब 1 या 1.5 साल बाद इनको एक पुत्र होता है, इनको एक लड़का होता है। लेकिन उसकी भी
कुछ कारणों की वजह से कुछ समय बाद मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ये हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि जो शिव सक्सेना था, उसका बचपन दुखों से ही भरा था। बचपन में ही उसके माता-पिता का साया चला गया। कुछ समय बीतता है, फिर इनको एक और लड़का होता है। वो भी लड़का कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये पति-पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, बहुत ही जो इनका समय था वो कष्ट भरा बीतता है, क्योंकि जो पत्नी थी वो घर में अब नहीं रहना चाहती थी। वो सोचती थी कि मैं घर में रहूँगी तो मैं इन्हीं चीज़ों को लेके सोचती रहूँगी, तो मुझे कहीं न कहीं बाहर कोई जॉब देखनी चाहिए। तो इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करती है, तो उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, अगर तुमको जॉब करनी है, तो तुम कर सकती हो। तो वो लखनऊ में ही राजेंद्र नगर में उसकी मौसी लिफ़ाफ़े का काम करती थी। तो वो अपनी मौसी से बात करती है, मौसी कहती हैं कि ठीक है, आ जाओ, तुमको काम मिल जाएगा। वो वहाँ अपनी मौसी के यहाँ लिफ़ाफ़े का काम करने जाने लगी। वहाँ उसकी मौसी का लड़का नीरज, जो कि लिफ़ाफ़ों के कारोबार में इन लोगों की हेल्प करता था, और वो दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करना, लाना, सारा काम उसी का था। अब ये दोनों मिलके इस सारे काम को सँभालने लगे, मौसी की भी हेल्प होने लगी, और इधर डॉली, इसका भी मन इन कामों में लगने लगा, और वो काफ़ी ज़्यादा समय अपना वहीं व्यतीत करने लगती। और जो उसका मौसेरा भाई होता है और मधु, इन दोनों में वैसे तो भाई-बहन का रिश्ता है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे दोस्ती में और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, और ये एक-दूसरे को जब भी टाइम मिलता था, एक-दूसरे से मिलने जाते थे, या एक-दूसरे को घर पे बुला लिया करते थे। तो अभी इन चीज़ों की जानकारी उसके पति को नहीं थी, क्योंकि वो तो ज़्यादातर काम की वजह से बाहर ही रहता था। अक्सर वो कई-कई दिन बाहर रहता था, तो इसको डॉली को भी फ्रीडम मिल जाती थी, नीरज को भी फ्रीडम मिल जाती थी। तो इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर चल रही थी। ये लोग सोच रहे थे शायद ऐसे ही हमारा जीवन अच्छा कटेगा। लेकिन 16 फरवरी 2016 को वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं बाहर काम काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। आज हो सकता है मैं ना लौटूँ, कल लौटूँ। जैसे ही उसका पति बाहर जाता है, सिर्फ सक्सेना, वह नीरज को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उससे कहती है कि तुम घर आ जाओ, मेरे हस्बैंड काम से बाहर गए हैं और वो आज नहीं आएँगे। लेकिन शिव सक्सेना का काम जल्दी खत्म हो जाता है, और वह अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए घर जल्दी आ जाता है। पर उसको क्या पता था कि उसको ही आज सरप्राइज़ मिलने वाला है। वो जैसे ही घर पहुँचता है, तो वो सोचता है कि मैं क्यों ही अपनी वाइफ़ को डिस्टर्ब करूँ, क्यों जगाऊँ? अगर मैं जगा दूँगा तो सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। तो वो मेन गेट ना खुलवा के वो बाउंड्री कूदकर अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो उसका रूम होता है, रूम अंदर से लॉक रहता है, तो वो रूम के पास खड़ा हो जाता है। जब रूम के पास वो खड़ा होकर अंदर से 2 लोगों की आवाज़ें आ रही थी, वह यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि मेरी पत्नी तो घर में अकेली है, ये दूसरा व्यक्ति कौन है जिसकी मेरे कमरे से आवाज़ आ रही है। जब वो ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद वो दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर जाता है, तो वो उन दोनों को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। इ उस स्थिति में देखने के बाद उसके जो गुस्से का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है। कोई भी पति होगा, अगर उसके साथ उसकी पत्नी धोखा दे, या पत्नी को कोई भी पति धोखा दे, तो वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वही चीज़ शिव सक्सेना के साथ होती है, और वो गुस्से में आकर पहले तो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, और उसके बाद वह नीरज को भी मारने लगता है। जब वो दोनों देखते हैं कि ये हम दोनों को मार रहा है, तो वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आके दोनों इसको पहले तो ज़मीन पर गिराते हैं, और गिराने के बाद इसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद इसकी साँसें थम जाती हैं। उसके बाद ये दोनों रात भर वहीं रहते हैं, उसी रूम में। अगले दिन सुबह होता है, और सुबह होने के बाद जैसे वो डेली अपने काम पर जाया करती थी, और नीरज भी जाया करता था, दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं साथ में। और फिर शाम को वो सब आते हैं कि
और दिन भर ये प्लानिंग करते हैं कि हमको लाश के साथ क्या करना है। शाम को आते हैं, दोनों मिलके लाश के 3 टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद जो घर में सेप्टिक टैंक होता है उसी में उस लाश को दफना देते हैं। और जो नीरज था वो इसके घर पे आया जाया करता था, क्योंकि इससे उसके मोहल्ले वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मोहल्ले वालों को भी उस पे संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका मौसेरा भाई था। इसलिए ना उसके हस्बैंड को दिक्कत थी, ना मोहल्ले वाले, किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये दोनों ऐसा काम भी कर सकते हैं। कुछ समय बीता, उसके जो मामा थे वो लगातार उसको फ़ोन मिलाते थे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता था। जो लड़की का भाई था वो अपने जीजा को फ़ोन मिलाता था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता था। और जब भी मधु उर्फ डॉली से बात होती थी, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी कि मैं भी फ़ोन लगा रही हूँ, उनका लग नहीं रहा है, वो काम से बाहर गए हुए थे और तब से उनका कोई पता नहीं है। अब ये कहानी वो सभी लोगों को सुनाने लगी। तो जिस पे उसका भाई कहता है डॉली का कि ठीक है, तुमको थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए गुमशुदगी की, और तुम जाकर रिपोर्ट लिखा दो। वो जाती है, थाने में रिपोर्ट लिखा देती है और रिपोर्ट लिखाने के बाद एक फॉर्मेलिटी कर देती है और वो चली आती है। उसके बाद वो कभी थाने नहीं जाती, कभी पता करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कत्ल तो उसने ही किया है। अगर वो पता करेगी तो शायद वो पकड़ी जाती, इसका भी उसको डर था। लेकिन जो शिव सक्सेना के मामा होते हैं, उनका मन नहीं मानता है, और क्योंकि उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, तो वो पुलिस में जाते हैं, शिव सक्सेना की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं और पूरे मामले को पुलिस को संज्ञान में देते हैं कि मुझे इसकी पत्नी पर शक है। और इतने टाइम से वो बताते हैं कि 3 महीने से शिव सक्सेना का कहीं भी कुछ भी पता नहीं है। जब भी उसकी पत्नी से बातचीत होती है तो वो सिर्फ यही बात सभी को बता रही है कि वो काफ़ी टाइम से गायब हैं और वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनका पता नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लेती है और मधु उर्फ डॉली की जो एक्टिविटीज़ है उन पे नज़र रखती है, उसकी लोकेशन पे नज़र रखती है। पुलिस को संदेह हो जाता है उस पर, और संदेह होने के बाद पुलिस जब उसको उठाती है, उठाने के बाद उस नीरज को भी पकड़ती है और दोनों को उसी मकान में ले जाती है जहाँ ये लोग पहले रहा करते थे। ले जाने के बाद सीन रिक्रिएट किया जाता है कि उनसे पूछा जाता है कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। इसी दौरान लड़की तो सेप्टिक टैंक के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन लड़का जो था वो ऊपर जाके छत पर इधर-उधर टहलने लगता है और टहलते समय ही वो भाग जाता है। अच्छा, महिला तो पुलिस की कस्टडी में थी। महिला को पुलिस वाले बहुत दबाव देते हैं, तब वो बताती है कि सेप्टिक टैंक में ही शिवा सक्सेना की लाश है। लाश को निकाला जाता है, 3 टुकड़ों में लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, चार्जशीट दायर कर देती है और 2023 में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन जो नीरज था उसका अभी तक कुछ पता नहीं है और पुलिस के अभी हाथ वो नहीं लग पाया है। लेकिन कोई भी आदमी गुनाह करके बहुत दिन तक नहीं बच पाएगा, आज नहीं तो कल वह पकड़ा ही जाएगा। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।